हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करना वाला हूं दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों फैटीग के बारे में। दोस्तों फैटीग एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ में दोस्तों हम जो है एंड्योरेंस लिमिट के कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोस्तों मिलते हुए कॉन्सेप्ट है। इसकी जरूरत पड़ती है फैटीग जब पढ़ोगे तो आपको एंड्योरेंस लिमिट के कंसेप्ट को भी पढ़ना होगा। तो दोस्तों आज इन दोनों टॉपिक को जो है कवर करूंगा। ये दोस्तों जो मटेरियल होता है हमारा, ठीक है, कोई भी मटेरियल होता है उसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये हम जो सब कुछ पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में पढ़ रहे हैं दोस्तों। किसमें हम पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में जो है दोस्तों हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंडर में दोस्तों, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम का है तो मैं बता देता हूँ। ये सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में पढ़ रहे हैं हम। सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में जो है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसको पढ़ रहे हैं। तो जो यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा सिविल इंजीनियरिंग का, ये सब्जेक्ट चूंकि दोस्तों आपको पता ही होगा मैकेनिकल इंजीनियर्स के भी काम आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है। तो ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट एग्जाम, एसएससी जेई, स्टेट एई जेई और बीटेक लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके काम आएगा, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखें। और इसके अलावा हमारी ऑलरेडी जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हो। वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकली जो है उस प्लेलिस्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हैं वो सब मिल जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सीक्वेंसिंग से आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी जो है फैटीग के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो जो काम आती है आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने में, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी हम फैटीग के बारे में जानते हैं। फैटीग और एंड्योरेंस लिमिट ये क्या होता है। तो फैटीग जो है मेनली इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एंड्योरेंस लिमिट की बात करेंगे। देखिए फैटीग का मतलब जो होता है एक तरीके से बेसिक तौर पे गए तो बिल्कुल फेलियर होता है। फेलियर, किसी चीज की फेलियर हो जाना ही फैटीग हो जाना है, ठीक है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये एक मेटल की रोड है। जैसा कि हम हर जगह जो है मेटल की रोड का एग्जांपल ले रहे थे, तो उसमें जो है मेटल के रोड में जो है कोई ना कोई फेलियर हो जाती है। इस तरीके से करके जब इस पे जो है कोई लोडिंग अप्लाई हो रही होती है या कोई ट्विस्टिंग भी अप्लाई हो रही हो सकती है, ठीक है। ट्विस्टिंग भी अप्लाई हो रही हो सकती है मेटल की रोड पे, या फिर कोई टेंशन फोर्स या कंप्रेशन फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो उसकी वजह से फेलियर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है जो फेलियर होती है यही एक तरीके की फैटीग है। बट इसको जो है दोस्तों हम इस सेंस में पढ़ेंगे कि देखिए जहां पे साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग होती है। अब ये क्या बोला है भला कि साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग। यार आपने जो है ना ट्रक देखा होगा, ट्रक, ठीक है, ट्रक देखा होगा, ठीक है। ट्रक है, इसके टायर है, यहाँ पे बीच में एक्सल लगा हुआ होता है। एक एक्सल क्या लगा होता है? एक्सल लगा होता है, ठीक है। वो एक्सल क्या है? घूमता रहता है, ठीक है, गोल सर्कुलर सा होता है, वो घूमता रहता है। तो वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, साल दर साल उसमें साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक मतलब कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी मूवमेंट हो रहा होगा, तो एक वक्त आएगा कभी ना कभी कि इसकी भी फेलियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फेलियर हो रही है ना साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग की वजह से, उसको बोलते हैं फैटीग फेलियर, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और एग्जांपल दो तो टरबाइन भी एक अच्छा एग्जांपल रहेगा। तो एक तो हमने कहा एक्सल हो गया, एक हो गया टरबाइन। टरबाइन, टरबाइन आपने टरबाइन देखी होगी, ठीक है। टरबाइन बड़े बड़े पावर प्लांट्स में जो है टरबाइन लगी हुई होती है, ठीक है। तो टरबाइन का आप जो है हाइड्रोलिक मशीन्स में पढ़ोगे टरबाइन के बारे में ज्यादा अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं ये बता देता हूँ कि टरबाइन भी इसी तरीके से सर्कुलर जो है घूमती है, ठीक है। तो साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक वहां पे भी लोडिंग होती है। तो टरबाइन भी एक अच्छा एग्जांपल हो जाता है कि भाई ये इसकी भी फेलियर इस तरीके से होती है। अब जब फेलियर होती है ना तो इनको डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि ये ना सालों तक फेल ना हो। जैसे हमारी जैसे हम कहें तो मोटरसाइकिल्स होती है या कोई भी गाड़ी होती है, उसके अंदर इंजन होता है, इंजन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? इंजन होता है। अब वो इंजन जो है उसमें भी जो है सर्कुलर एक फिनोमिना होता है, कुछ चक्कर की तरह घूमता रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या है कि अगर उसमें भी जो है फेलियर हो जाएगी, ठीक है, तो 10 15 20 साल बाद जो है
गाड़ी जो है किसी काम की नहीं रहती है, ठीक है, उसका इंजन खराब हो जाता है या कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, उसके अंदर भी फैटिग आने की संभावना होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई 15 साल से जो पुराना व्हीकल है उसको यूज मत करो, ठीक है, उसको स्क्रैपिंग में डाल दो, ठीक है। तो ये चीज जो है इस तरीके से फैटिग फेलियर होती है। तो अपन इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई फैटिग फेलियर जो होती है वो क्या होती है और ये किस तरीके से होती है। तो देखो, ड्यू टू, यहाँ पे फैटिग की जो है हम डेफिनेशन देखते हैं कि भाई ड्यू टू साइक्लिक एंड और रिवर्स साइक्लिक, ड्यू टू साइक्लिक एंड रिवर्स साइक्लिक लोडिंग फ्रैक्चर में अकर, फ्रैक्चर फेलियर में occurs if total accumulated strain energy, क्या है ये स्ट्रेन एनर्जी, exceeds the toughness, ठीक है। तो ये कुछ नई बात और लिखी हुई है इसमें, जो भी मैं बताता हूं आपको कि भाई ड्यू टू साइक्लिक एंड रिवर्स साइक्लिक लोडिंग फ्रैक्चर फेलियर में अकर्स इफ टोटल accumulated strain energy exceeds the toughness। तो देखो, जब मैंने ना टफनेस की आपको डेफिनेशन बताई थी, तो ये टफनेस की डेफिनेशन में मैंने यही बताया था आपको कि भाई कोई पर्टिकुलर मटेरियल होता है ना, जैसे कि मैंने उसको जब डेफिनेशन बताई थी, तो एक तो आप उसकी वीडियो को जाके जरूर देख ली कि टफनेस क्या होती है। और उसमें मैंने यही बताया था कि कोई बॉल है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम इसको जो है साल कई महीनों तक पीटते जाते हैं इसको, क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल को जो है पीटे जा रहे हैं, तो एक लेवल आएगा कि ये जो है बॉल जो है फटीक हो जाएगी, इसकी फेलियर हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो उसके अंदर जो है ना, इतने टाइम तक क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी जो है जमा होती जाती है। तो वो स्ट्रेन एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो जमा हो जाती है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही वो लेवल ब्रीच हो जाता है तो उसके बाद जो है फेलियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए कहा गया है कि इफ टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड्स द टफनेस। तो जो टफनेस लेवल जो होता है ना, ये यूं मान लो कि हाईएस्ट लेवल होता है जितनी स्ट्रेन एनर्जी जो है कोई भी बॉडी जो होती है वो सस्टेन कर पाती है, अपने अंदर समा सकती है, ठीक है। उसके बाद में तो वो उसका कोलैप्स होना तय है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ये इसकी एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फैटिग की। अब देखो, फैटिग जो होती है, जो फ्रैक्चर में फेलियर होती है दोस्तों, वो दो तरीके से होती है। मतलब क्या होता है कि जैसे टरबाइन या कोई ये बड़ी बड़ी जो मैंने अभी 2-3 मशीनें बताई थी कि एक्सेल हुई या टरबाइन हुई या और भी मशीनें होती हैं जहां पे भी साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग का फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। मिक्सी भी हो सकती है, उसमें भी वो घूम रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, पहले तो होता है फर्स्ट क्रैक आने के लिए जो फटीग इनिशिएशन लाइफ का एक फंडा लगता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक इंजन है, ठीक है, इंजन है, ये जो है अंदर जो है इसमें सर्कुलर मैकेनिज्म है और वो घूमता जा रहा है। अब क्या होता है कि इसके अंदर ये कई सालों तक तो सही चलता रहेगा, लेकिन इसमें जो है जैसे ही फर्स्ट क्रैक आ जाता है कहीं पर, तो वो फर्स्ट क्रैक आने के बाद में जो है ना, ये क्रैक धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसकी फेलियर हो जाती है, ठीक है। तो इसको जो है, इसको तो फर्स्ट क्रैक के केस में तो फटीग इनिशिएशन लाइफ बोलते हैं उस पीरियड को, ठीक है। जब तक पहला क्रैक आया, पहला क्रैक ये था फर्स्ट क्रैक। इसके अंदर ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्रैक आया। फर्स्ट क्रैक आने से लेकर के इसके बाद ये जो इसकी जो फाइनल फेलियर हो जाती है पूरे इस मटेरियल की,
उसको बोलते हैं फाइनल इनिशिएशन लाइफ, फेलियर फटीग प्रोपेगेशन लाइफ बोलते हैं। अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है। तो यहाँ पे जो है या तो फटीग इनिशिएशन लाइफ होती है या फटीग प्रोपेगेशन लाइफ होती है, दो तरीके की चीज होती है। अब यहाँ पे फटीग नंबर फर्स्ट, फटीग इनिशिएशन लाइफ, और दूसरी क्या होती है चीज, दूसरी होती है कि भाई फटीग, जो दूसरी होती है दोस्तों वो होती है फटीग प्रोपेगेशन लाइफ, फटीग प्रोपेगेशन लाइफ। अब देखो ये फटीग इनिशिएशन लाइफ जो होती है ये तो दोस्तों फर्स्ट क्रैक डेवलप करने में काम आती है। क्या होता है फर्स्ट क्रैक, किसी भी, अगर हम एक्सेल की बात करें, एक्सेल रोड की बात करें, तो एक्सेल रोड में जो है फर्स्ट क्रैक लाने में जो है दोस्तों फटीग इनिशिएशन लाइफ उस पीरियड को कहेंगे जिसमें पहला क्रैक डेवलप होता है। और ये फटीग प्रोपेगेशन लाइफ वो होती है जिसमें ये एक्सपांड हो जाता है क्रैक, और इसके वजह से जो है पूरी फेलियर हो जाती है रोड की। ठीक है, तो अब जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड, क्या है, द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड होती है, नंबर ऑफ लोड साइकिल्स क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है टू इनिशिएट द फर्स्ट क्रैक, पहला क्रैक लाने में जो है, फर्स्ट क्रैक लाने में जो है जो जितनी नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे वो फटीग इनिशिएशन लाइफ में आती है। ठीक है, इज कॉल्ड फटीग इनिशिएशन लाइफ। ठीक है, तो इज कॉल्ड फटीग इनिशिएशन लाइफ। तो आप ये बात को समझिए कि द नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द फर्स्ट क्रैक, मतलब हमारे पास जो वो ट्रक था, ठीक है, ट्रक में ये जो है टायर है और टायर के बीच में जो है ये एक्सल लगा हुआ होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, एक्सल लगा हुआ होता है, जो हम पीछे से यहाँ से खड़े होकर के देखेंगे तो हमको दिखेगा एक लंबी सी रोड होती है वो, ठीक है, वो घूमती रहती है, वो एक्सल है। ठीक है, तो वो जो है दोस्तों उसमें जो है फर्स्ट अगर देखे तो फटीग इनिशिएशन लाइफ मतलब होता है फर्स्ट क्रैक डेवलप होने में जितनी नंबर ऑफ लोड साइकिल से रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे फटीग प्रोपेगेशन लाइफ की, तो ये जो क्रैक है उसके एक्सपांशन में जितने नंबर ऑफ लोड साइकिल्स फिर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन एडिशनल नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड टू प्रोपेगेट द क्रैक। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई फटीग प्रोपेगेशन लाइफ में कि भाई एडिशनल क्या चीज है, एडिशनल नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड to propagate the number of load cycles required to propagate the crack through entire thickness is called fatigue propagation life। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे डेफिनेशन fatigue propagation life की, भाई एडिशनल अब जो है ना नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड है टू प्रोपेगेट मतलब बढ़ाने के लिए तो क्रैक्स थ्रू एंटायर थिकनेस। तो वो जो मैंने एक्सल बताई थी आपको उसमें फर्स्ट छोटा सा क्रैक आया
उस क्रैक के आने के बाद में जो है धीरे धीरे उसको प्रोपेगेट करते गए, वो क्रैक बढ़ता गया, उसकी साइज बढ़ती गई। उसको बढ़ाने वाला जो टाइम पीरियड ये जोन था, ये नंबर ऑफ लोड साइकिल्स थी, ठीक है। तो फैटिग प्रोपेगेशन लाइफ कहते हैं उसको। टाइम जोन नहीं कहेंगे यहाँ पे, ये कहेंगे कि एडिशनल नंबर ऑफ लोड साइकिल्स, ठीक है। इसी तरह से ये नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द फर्स्ट क्रैक। तो आपको अब तक में ये फैटिग पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से किसी मेटल की रोड है उसको सर्कुलर घुमा रहे हैं, या तो एक्सल है या फिर किसी इंजन में लगा हुआ कोई मैकेनिज्म है मटेरियल का बना हुआ, ठीक है, या फिर कोई टरबाइन भी हो सकती है, या इसी तरीके का कहीं पे साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक मैकेनिज्म देखने को मिले। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है उसको कि उसकी जो है दोस्तों फैटिग इनिशिएशन लाइफ, फैटिग प्रोपेगेशन लाइफ, ये सब डिजाइन की जाती है। अब देखो दोस्तों, जब हमको ये समझ में आ रहा है कि इसकी फेलियर तो होगी सही, लेकिन इसकी फेलियर जो है अगर वो बार बार घूमती रहेगी तो फेलियर बहुत जल्दी भी हो सकती है। तो ये जो फैटिग है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है उस मटेरियल की रोड को जो है दोस्तों एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर डिजाइन किया जाता है। एंड्योरेंस लिमिट वो लेवल होता है जहां पे स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का एक ऐसा लेवल होता है जिस स्ट्रेस लेवल के नीचे ही जो है हमेशा स्ट्रेस लेवल बना रहना चाहिए। किसी भी एक्सल कि अगर वो रोड का हो तो वो, या फिर टरबाइन हो, तो उसके अंदर जो है दोस्तों एंड्योरेंस लिमिट के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं किसी भी मटेरियल की बार को, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और चीज है, एक और कंसेप्ट है, ये आपने लिख लिया होगा, उसके ऊपर मैं बताता हूं आपको कि भाई इसमें जो है ये कितनी नंबर ऑफ लोड साइकिल से रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए आपको। शायद एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भाई कितनी नंबर ऑफ लोड साइकिल्स, वेरी लार्ज ग्रेटर देन 10 to the power 8 नंबर ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फैटिग फेलियर। जनरली क्या होता है यहाँ पे, तो एक डैश पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे, जनरली वेरी लार्ज 10 to the power 8 और मोर देन 10 to the power 8, मोर देन 10 to the power, ये कहेंगे इसको ऐसे, मोर देन 10 to the power 8 नंबर ऑफ साइकिल्स आर required, number of load cycles are required for fatigue failure के लिए, ठीक है। तो हमको करीब जो 10 की घात 8 10 to the power 8 से ज्यादा जो है लार्ज नंबर ऑफ लोड साइकिल्स रिक्वायर्ड होती है फैटिग फेलियर के लिए। ये कोई एक्सपेरिमेंटल नतीजा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इफ स्ट्रेस इज स्मॉल दैट इज बिलो इलास्टिक लिमिट, इफ stress is small that is below elastic limit। ये भी एक कंडीशन डाली गई है इसमें कि जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इलास्टिक लिमिट का फंडा, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इलास्टिक लिमिट का जो पॉइंट होता है उसके बिलो ही स्ट्रेस जोन होना चाहिए जब व्हीकल या कोई भी जो मेटल की रोड है, एक्सल होगी या टरबाइन होगी, वो यूज की जा रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम इसके अलावा कि भाई अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे जो है वेरी लार्ज ग्रेटर देन 10 to the power 8 नंबर ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फैटिग फेलियर इफ स्ट्रेस इज स्मॉल दैट इज बिलो इलास्टिक लिमिट। मतलब स्ट्रेस जो है ये सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व होता था, तो ये स्ट्रेस जो है आपका इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक
लिमिट का जो है पॉइंट है उसके नीचे ही रहना चाहिए, ये एक कंडीशन दी हुई है। और ग्रेटर देन 10 टू द पावर 8 जो होता है इतनी होगी तब जाकर के फैटिग फेलियर होगी किसी भी मटेरियल में, ठीक है। बट इसके अलावा जो है यहाँ पे बताया गया है कि भाई अगर हमको फैटिग फ्रैक्चर या फेलियर बोल लो, फैटिग फ्रैक्चर जो है इज टू बी प्रिवेंटेड। अगर हम इसको होने से रोकना, अगर ये फेलियर होने से रोकनी है तो हमको क्या है, मटेरियल को डिजाइन करना पड़ेगा। देन स्ट्रेस लेवल should be kept below endurance limit, ठीक है, लिमिट। तो ये वो लेवल होता है दोस्तों जिसपे एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे किसी भी एग्जाम में। मैं कई बार एग्जाम दिए हैं तो दोस्तों जानता हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये एंडोरेंस लिमिट के कंसेप्ट पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे से एक क्वेश्चन तो आता है, ठीक है, कई एग्जाम्स में आ जाता है। कभी आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वहां पे भी मिल सकता है, बाकी आजकल वहां नहीं आता है। और ये नए जो पेपर है एसएससी जेई हो गया, ये जूनियर इंजीनियर के दूसरी स्टेट्स में एग्जाम होते हैं। गुप्ता बुक अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो उसको भी पढ़े, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, वहां पे ये सब जो है क्वेश्चंस आएंगे आपको। एंड्योरेंस लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, फैटिग का क्या मतलब है, ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अब एंड्योरेंस लिमिट की अपन एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है। तो भाई एंड्योरेंस लिमिट जो है, एंड्योरेंस लिमिट, ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट इज दैट स्ट्रेस लेवल below which a metal has high probability क्या हाई प्रोबेबिलिटी है, ऑफ नो फेलियर बिलो विच, लेकिन इससे कम होना चाहिए लेवल, ध्यान रखना, बिलो विच हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर। यही क्वेश्चन आता है, नो फेलियर, ठीक है, पूछने का कुछ भी तरीका होगा, ठीक है। नो फेलियर इवन एट इनफाइनाइट number of load cycles, ठीक है। So it is found by SN test. It is found by capital SN test, ठीक है, ये ध्यान रखना। SN टेस्ट ये कभी आया तो नहीं किसी एग्जाम में, लेकिन क्या होता है S वर्सेस N का एक कर्व बना लेते हैं। तो S वर्सेस N में ये क्या है, ये है स्ट्रेस वर्सेस लोड का ये जो है एक कर्व होता है। इस कर्व में क्या होता है, इस तरीके से ये कर्व होता है। तो नंबर ऑफ लोड्स जो होते हैं जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते जाते हैं, और इस तरीके से एक स्ट्रेस का जोन प्रिपेयर होता है इसमें। तो ये एक ऐसा स्ट्रेस जोन आता है यहाँ पे कहीं पे जाके, जिसको बोल देंगे क्या, एंडोरेंस स्ट्रेस या एंडोरेंस लिमिट कह देंगे। उस एंडोरेंस लिमिट पे कितनी नंबर ऑफ लोड आप लगाओ, लेकिन ये जो है ना फ्लैट हो जाता है कर्व। ये कर्व जो है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लैट मतलब यही ध्यान रखो आपको, बस ये कर्व, ठीक है, ये कर्व क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा बिल्कुल। तो आपके लिए एंडोरेंस लिमिट क्या होगी, ये एंडोरेंस लिमिट होगी करीब करीब, ठीक है।
तो ये एंडोरेंस लिमिट का जो है जोन हो गया, है ना। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एंडोरेंस लिमिट क्या होता है, और बड़ी सिंपल और नॉर्मल डेफिनेशन है कि एंडोरेंस लिमिट इज दैट स्ट्रेस लेवल बिलो विच अ मेटल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर। क्या है? हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फेलियर इवन एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स। ठीक है, भले से उस पे इवन एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोड साइकिल्स उसके ऊपर लग जाए तब भी जो है उसकी फेलियर नहीं होगी। ये है मुद्दे की बात। अब देखो चलो, अब एक कुछ लर्निंग बेस्ड बात है वो मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे कि भाई एंडोरेंस लिमिट जो है किसी माइल्ड स्टील की कितनी होती है। एंडोरेंस लिमिट किसी माइल्ड स्टील की एंडोरेंस लिमिट कितनी होती है। और दोस्तों इसके अलावा एल्यूमिनियम की रोड अगर हो तो कितनी होगी। ठीक है, तो माइल्ड स्टील जो है उसके लिए, और एल्यूमिनियम की जो है एल्यूमिनियम की बार है, मान लो एल्यूमिनियम बार के लिए, ये माइल्ड स्टील के लिए, या एल्यूमिनियम में बोल लो बस इसको। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए, तो माइल्ड स्टील के लिए जो एंडोरेंस लिमिट होती है वो कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 186 मेगा पास्कल। कितनी होती है? 186 मेगा पास्कल। इसको अपन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको एंडोरेंस लिमिट। और अगर कहें तो एल्यूमिनियम के लिए क्या है, तो एल्यूमिनियम के लिए एंडोरेंस लिमिट भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक्सेप्शनल है कि आपसे पूछ लिया जाए, मैंने कभी नहीं देखा किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा पूछते हुए, लेकिन 131 मेगा पास्कल। ठीक है, ये कम चांसेस है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आएगा, क्योंकि अब तक शायद तक नहीं पूछा गया इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रख लेना अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी एग्जाम में तो सिर्फ एंडोरेंस लिमिट पूछेंगे वो आपसे। ठीक है, तो ये दोस्तों मुद्दे की बात है, मेन कंसेप्ट यही था। अब तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो में आपको करीब करीब सब कुछ समझ में आ गया होगा। फैटिग का मतलब समझ आ गया, एंडोरेंस लिमिट का मतलब समझ आ गया। अब इसमें आने वाला क्वेश्चन कैसा भी आया, आप जो है उस क्वेश्चन को कर पाओगे आराम से। हो सकता है किसी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछ लें, तो ये बड़ा काम आ जाएगा आपके कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहां पे इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक दिए गए हैं, सारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के। और इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस का भी लिंक दिया हुआ है, इनको भी जाकर के ज्वाइन करें। तो दोस्तों अगर वीडियो को एंड तक देखा है तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।